बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम बात करेंगे ऑर्बिटल मोशन के पहले टॉपिक मोशन अंडर अ सेंट्रल फोर्स। इससे पहले ये समझेंगे कि सेंट्रल फोर्स क्या होती है। यहाँ पे डेफिनेशन आपके सामने है बच्चों। इफ़ द फोर्स ऑफ अ पार्टिकल ऑलवेज पासिस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, अगर किसी भी पार्टिकल पे लगने वाली फोर्स किसी ख़ास पॉइंट से, किसी फिक्स्ड पॉइंट से गुजरे, तो उस फोर्स को हम सेंट्रल फोर्स कहते हैं और उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ द फोर्स बोलते हैं। यानी उस ओ पॉइंट को हम सेंटर ऑफ द फोर्स बोलेंगे। ठीक है जी। इसकी दो टाइप्स होंगी। ये सेंट्रल फोर्स इज़ रिपल्सिव और अट्रैक्टिव अकॉर्डिंग एज इट इज़ डायरेक्टेड अवे फ्रॉम और टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द फोर्स। अगर ये टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द फोर्स अप्लाई हो रही है तो ये अट्रैक्टिव फोर्स होगी, और अगर ये डायरेक्टेड अवे है फ्रॉम द सेंटर तो बच्चों ये रिपल्सिव फोर्स होगी। ये आपके पास यहाँ पे फ़र्ज़ करें कोई बॉडी है इस तरह से, और जहाँ से बच्चों ये आपका सेंटर ऑफ फोर्स है, और फोर्स इस तरह से इस बॉडी के ऊपर लग रही है इस तरह से, और इस पॉइंट से पास करते हुए, स्ट्रेट लाइन है, इस पॉइंट से पास करते हुए जो कि सेंटर ऑफ फोर्स है, इस बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है बच्चों। तो ये सेंट्रल फोर्स है। और ये कौन सी सेंट्रल फोर्स है? क्योंकि डायरेक्टेड अवे है, अवे फ्रॉम दी सेंटर ऑफ फोर्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिपल्सिव सेंट्रल फोर्स है। रिपल्सिव होगी। और बच्चों अगर ये फोर्स जो है वो लग रही हो टूवर्ड्स द सेंटर, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ फोर्स, ये फोर्स लग रही है, तो उसको हम बोलेंगे अट्रैक्टिव। यानी अट्रैक्शन है बिटवीन द सेंटर ऑफ फोर्स एंड द अप्लाइड बॉडी जिसके ऊपर फोर्स लग रही है। फ़र्ज़ करें हमारे पास यहाँ पे एक बॉडी पड़ी हुई है और इधर हमारे पास सेंटर ऑफ फोर्स है ओ, तो और फोर्स कुछ इस तरह से लग रही है, इस बॉडी के ऊपर कुछ फोर्स जो है बच्चों इस तरह से लग रही है। ये फोर्स लग रही है। तो अब देखें इस बॉडी के ऊपर फोर्स लग के इसको किस तरफ अट्रैक्ट कर रही है? टू दी सेंटर ऑफ फोर्स। और इसका मतलब ये हुआ कि इस फोर्स के लगने की वजह से अट्रैक्शन मौजूद है बिटवीन दिस बॉडी एंड दी सेंटर ऑफ फोर्स। तो ये जो फोर्स होगी ये अट्रैक्टिव सेंट्रल फोर्स होगी। दो टाइप्स। इसकी ख़ास बात ये है कि एक फिक्स्ड पॉइंट से गुजरनी चाहिए, तो एक फिक्स्ड पॉइंट से गुजरेगी तो इसको हम सेंट्रल फोर्स बोलेंगे। उसके बाद बच्चों यहाँ पे एक थ्योरम है, द ऑर्बिट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अंडर अ सेंट्रल फोर्स इज नेसेसरीली अ प्लेन कर्व। ऑर्बिट ऑफ अ पार्टिकल यानी जो किसी भी पार्टिकल के ऊपर अगर सेंट्रल फोर्स लग रही हो तो वो पार्टिकल मूव करते हुए जो कर्व बनाता है वो हमेशा एक प्लेन कर्व होगी। तो एक प्लेन कर्व का क्या मतलब है? तो बच्चों वो जो कर्व होगी वो एक प्लेन पे होगी, एक प्लेन से बाहर नहीं जाएगी। यानी फ़र्ज़ करें यहाँ पे कोई बॉडी है, यहाँ पे कोई बॉडी है और उसके ऊपर एक सेंट्रल फोर्स, यहाँ से एक सेंट्रल फोर्स उसके ऊपर बच्चों लग रही है। तो जब इसके ऊपर सेंट्रल फोर्स लगेगी, जाहिर है इस तरह अगर हम इस तरफ से इसके ऊपर एक सेंट्रल फोर्स अप्लाई कर दें तो ये बॉडी मूव करेगी। जब ये बॉडी मूव करेगी बच्चों तो इसकी जो मोशन से कर्व बनेगी वो कर्व एक प्लेन के ऊपर होगी। जैसे ये कर्व है मोशन कर्व, यानी अगर आप इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो ये बॉडी जिस कर्व के अलॉन्ग मूव करेगी वो ये कर्व है। तो ये कर्व इस प्लेन पे रहेगी, एक प्लेन पे रहेगी, एक प्लेन से बाहर नहीं जाएगी। इसके एग्जांपल से आप ये समझें कि जैसे आपके पास आपका वाइट बोर्ड है तो एक प्लेन है, ठीक है, तो ये प्लेन के ऊपर ही कर्व को ड्रॉ किया जा सकेगा। ऐसा नहीं होगा कि कर्व जो है वो प्लेन से बाहर आएगी और उसे हम 3 डायमेंशनल एक्सिस में ड्रॉ करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जिस प्लेन के ऊपर कर्व
ड्रॉ होनी शुरू होगी उसी प्लेन के ऊपर रहेगी। तो उसके लिए हम असल में ये प्रूव करेंगे कि देखें आपके पास एक प्लेन है, अगर ये इस तरह से एक प्लेन है, वो जो अगर ये प्लेन हमेशा एक ही प्लेन रहे उसके लिए हमारे पास क्या होना ज़रूरी है, उसके लिए हमारे पास ये होना ज़रूरी है कि उसके ऊपर जो नॉर्मल वेक्टर है उसकी डायरेक्शन सेम हो। ठीक है, नॉर्मल वेक्टर हमेशा एक ही डायरेक्शन में अगर होगा तो हम कहेंगे कि ये वही प्लेन है, क्योंकि अगर प्लेन बदल जाएगा तो जब उसके ऊपर फ़र्ज़ करेंगे प्लेन बदल के इस तरह का कोई प्लेन हो जाता है, ये प्लेन हो जाता है, तो बच्चों इसके ऊपर अगर नॉर्मल वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो उसकी डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन से डिफरेंट होगी, तो इसका मतलब ये है प्लेन बदल गया है। तो हम ये प्रूव करेंगे कि वो कर्व जो सेंट्रल फोर्स लगने की वजह से इस बॉडी ने मूव करके बनाई है, उस कर्व के अलॉन्ग जो मोशन होगी और वो जो कर्व होगी वो हमेशा एक प्लेन के ऊपर होगी और एक प्लेन से बाहर नहीं जाएगी। इस बात को हम प्रूव करेंगे इस थ्योरम के अंदर। मुझे यहाँ पे देखें, इफ दिस F इज द सेंट्रल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ऑफ मास m एंड द ओरिजिन इज टेकन एट द सेंटर ऑफ फोर्स। ओरिजिन को हमने सेंटर ऑफ फोर्स ले लिया। देखें यहाँ पे बच्चों ये हमारे पास पार्टिकल है जिस पे फोर्स लग रही है, ये सेंटर ऑफ फोर्स है, ये एक्स एक्सिस हमने ले लिया और ये आपके पास सेंट्रल फोर्स इस पे लग रही है। और ये पॉइंट है जो हमारे पास पार्टिकल है, ये फोर्स लगने के बाद इस कर्व के अलॉन्ग मूव कर रहा है, मूव करेगा। और ये बच्चों जो हमारे पास आर वेक्टर होता है इसको हम रेडियस वेक्टर बोलते हैं, यानी हम ओरिजिन से पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, जिस जैसे डायरेक्शन वेक्टर होता है उसी तरह से ये रेडियस वेक्टर होता है। और इसको हम ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे और पार्टिकल तक ले जाएंगे, तो आपके पास ये भी एक तरह की डायरेक्शन ही शो कर रहा होता है पार्टिकल की। और ये जो आपके पास है ये वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है, यानी फोर्स लगने के बाद जो वेलोसिटी पैदा होगी पार्टिकल में, वो पार्टिकल की वेलोसिटी आपको पता है हमेशा टेंजेंट टू द कर्व होती है, यानी आपके पास जो भी उसकी कर्व बनेगी, कर्व अलोंग द मोशन ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी हमेशा उसके टेंजेंट होगी। तो ये वेलोसिटी हो गई। अब r क्रॉस f इज इक्वल टू 0 होगा। ये क्यों बच्चों? क्योंकि आपने पढ़ा है r क्रॉस f किसके इक्वल होगा? r मैग्नीट्यूड ऑफ r इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ f और साथ में साइन ऑफ थीटा बिटवीन दैम। तो थीटा बिटवीन दैम r और f के दरमियान थीटा कितना है? देखें, जो डायरेक्शन f की है वही डायरेक्शन r की है, इसका मतलब है इनके दरमियान थीटा तो 0 डिग्री है, तो या आप 0 रीडिंग भी कह सकते हैं, इनके दरमियान एंगल तो 0 है। तो बच्चे हम साइन थीटा में जब थीटा को 0 रखेंगे तो साइन 0 तो 0 होता है और वो सारा कुछ 0 हो जाएगा। इसका मतलब है r क्रॉस f इज इक्वल टू 0। वैसे भी आप ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि दो पैरेलल वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, और यानी अगर दो पैरेलल वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, ऐसे वेक्टर्स जो एक ही डायरेक्शन में एक ही लाइन पे जो है वो अप्लाई हो रहे हों, तो उनके दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट तो नेसेसरीली 0 होगा। तो r क्रॉस f को 0 के इक्वल रख दिया हमने। फिर आपको पता है कि f इज इक्वल टू ma होता है, तो उसके मुताबिक f बाय न्यूटन्स लॉ f इज इक्वल टू m, और a की जगह हम लिख सकते हैं dv ओवर dt, क्योंकि एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमने एक ही जगह लिख दिया dv ओवर dt इज इक्वल टू 0। उसके बाद बच्चों m तो कांस्टेंट है, तो m को हम दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे m से, तो m ख़त्म हो जाएगा, r क्रॉस dv ओवर dt इज इक्वल टू 0। अब हमने v क्रॉस v को इधर ऐड कर दिया, क्योंकि 0 को ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी भी इक्वेशन के अंदर आप किसी भी साइड पे एक 0 को ऐड कर दें तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। v क्रॉस v 0 के इक्वल है, क्योंकि दो पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस 0 होगा, तो दो सेम वेक्टर्स का क्रॉस तो ज़रूर ही 0 होगा, क्योंकि वो आपस में पैरेलल हैं, उनकी डायरेक्शन सेम है, उनका मैग्नीट्यूड सेम है।
तो इसका मतलब है v क्रॉस v 0 होगा, तो हमने इसके अंदर v क्रॉस v को ऐड कर दिया बच्चों। अब इस पहले वाले v को हम लिख सकते हैं dr/dt, क्योंकि वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं dr/dt क्रॉस वेक्टर v प्लस r वेक्टर क्रॉस dv/dt। तो बच्चों हम इसको प्रोडक्ट रूल से, यानी फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड वैसे ही प्लस फर्स्ट वैसे ही और सेकंड का डेरिवेटिव इसके मुताबिक, ये तो प्रोडक्ट रूल है, तो हम इसको r क्रॉस v के ऊपर d/dt लिख सकते हैं। अब देखें d/dt ऑफ r क्रॉस v इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि r क्रॉस v एक कांस्टेंट है, क्योंकि किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव ही 0 होता है। अगर हमारे पास कोई वेरिएबल हो तो उसका डेरिवेटिव तो 0 नहीं आता, तो यहाँ पे हमारे पास कोई कांस्टेंट ही है, इसका मतलब जिससे हमें पता चल रहा है 0 से, तो इसका मतलब है हमने r क्रॉस v को कांस्टेंट रख दिया। अब बच्चों r क्रॉस v क्या चीज़ है? अब देखें आपके पास फ़र्ज़ करें आपके पास यहाँ पे एक वेक्टर है u, एक वेक्टर है, और यहाँ पे बच्चों एक वेक्टर है v, और दोनों सेम प्लेन पे दो वेक्टर्स हैं आपके पास। बच्चों यहाँ पे जो u क्रॉस v होगा, u क्रॉस v इज़ द वेक्टर अलोंग द टेंजेंट, यानी हमारे पास अलोंग द नॉर्मल, u क्रॉस v इज़ द नॉर्मल, यहाँ पे ये वेक्टर होगा u क्रॉस v। u क्रॉस v इज़ द वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग u एंड v, यानी अगर आपके पास ये u और v एक वाइट बोर्ड के ऊपर उस प्लेन में मौजूद हैं, तो u क्रॉस v जो वेक्टर होगा वो आउटसाइड द प्लेन और नॉर्मल टू द प्लेन होगा। तो u क्रॉस v इस तरह से हमें मिल रहा होगा, ये बात आपको समझ आनी चाहिए। तो u क्रॉस v यानी हमारे पास जो आया है r क्रॉस v इज़ इक्वल टू कांस्टेंट, तो इसका मतलब होगा कि वो नॉर्मल वेक्टर जो r और v के प्लेन के नॉर्मल है वो कांस्टेंट है, यानी वो कभी चेंज ही नहीं हो रहा। जब वो कभी चेंज ही नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये होगा कि r क्रॉस v हमेशा एक ही प्लेन में मौजूद हैं, वो अपना प्लेन चेंज नहीं कर रहे। Therefore, the normal to the plane determined by the radius vector and the velocity vector which is along the tangent to the orbit has a constant direction, उसकी direction constant है। This is possible only in the case of a plane curve, ये plane curve की सूरत में मुमकिन है, अदरवाइज ये मुमकिन नहीं है। क्योंकि बच्चों अगर हमारे पास r और v ये एक प्लेन में ना रहें, यानी इनका प्लेन चेंज हो जाए तो उनका नॉर्मल वेक्टर भी चेंज होगा। तो इसका मतलब क्योंकि हमारे ये v एक ही प्लेन में रह रहा है, इसका मतलब ये है, और ये टेंजेंट टू द कर्व है। अगर टेंजेंट टू द कर्व एक ही प्लेन पे है, वो अपना प्लेन चेंज नहीं कर रहा, इसका मतलब ये है कि वो जो कर्व होगी वो भी एक ही प्लेन पे होगी, उसका प्लेन चेंज नहीं होगा। उसके बाद जो हमारे पास सेकेंड टॉपिक है एलिप्टिक ऑर्बिट अंडर अ सेंट्रल फोर्स। एलिप्स के बारे में आप जानते होंगे कि एलिप्स हमारे पास किस तरह की शेप होती है। मैं आपको दोबारा से याद कराने के लिए दिखा भी देता हूँ बच्चों। ये आपके पास बच्चों एक एलिप्स है, इस तरह की शेप को हम एलिप्स बोलते हैं। The orbit described under central attractive force varying directly as the distance is an ellipse having the center at the center of the force। बच्चों ये कह रहा है हमें कि किसी भी सेंट्रल फोर्स के किसी पॉइंट पे लगने की वजह से, किसी पार्टिकल पे लगने की वजह से जो हमारे पास पाथ ऑफ द पार्टिकल बनता है
जो ऑर्बिट ऑफ द पार्टिकल बनता है वो इलिप्टिक होगा, और उस इलिप्स का जो सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ फोर्स होगा। यानी आपके पास ये इलिप्स है, तो इस इलिप्स का जो सेंटर है बच्चों वही हमारे पास सेंटर ऑफ फोर्स है। यानी हर फोर्स जो पार्टिकल पे लगेगी वो यहीं से पास करके उस पार्टिकल पे लग रही होगी। और दूसरी चीज़ यहाँ पे उन्होंने बताई है कि फोर्स अट्रैक्टिव है टूवर्ड्स दी सेंटर ऑफ द फोर्स है। अट्रैक्टिव फोर्स हमें कहा गया है, तो इसका मतलब ये है कि फोर्स जो है वो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ फोर्स होगी, वेरिंग डायरेक्टली एज द डिस्टेंस। ठीक है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे फोर्स भी बढ़ रही है, वैसे वैसे फोर्स कम होगी ज़ाहिर है। यानी यहाँ पे ये कहा गया वेरिंग, जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होगा वैसे वैसे हमारी फोर्स उस पर, जो फोर्स उस पर लग रही है वो चेंज होगी। डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज़्यादा होगी। लेकिन ये डिस्टेंस के वेरी करने से फोर्स वेरी कर रही है। ठीक है, डायरेक्टली वेरी कर रही है, डायरेक्टली। ठीक है, मैंने गलत बोला। फोर्स अगर हमारा डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगी, और डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स भी कम होगा, क्योंकि वेरिंग डायरेक्टली है यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे बच्चों, ये पार्टिकल है जो मूव कर रहा है इस एलिप्स के अलोंग, और इस तरह से इस पे फोर्स लग रही है, इस तरह से फोर्स लग रही है। तो जो ये सारी हमारे पास सेंट्रल फोर्सेस हैं ये सेम पॉइंट से पास कर रही हैं, और ये सारी अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। इन फोर्सेस की वजह से, इन फोर्सेस के असर की वजह से वो पार्टिकल एक एलिप्टिक पाथ पे मूव कर रहा है, और ये सेंटर ऑफ फोर्स है। यानी सारी फोर्सेस यहाँ से पास करेंगी, या और अट्रैक्टिव है, यानी ये इस पार्टिकल को अट्रैक्शन मिल रही है टू दिस सेंटर ऑफ फोर्स बिकॉज ऑफ दिस सेंट्रल फोर्स। तो हमने ये प्रूव करना है कि ये पाथ जो होगा, जो ऑर्बिट ऑफ द पार्टिकल है, ये बच्चों इलिप्टिक है। अब देखें एक चीज़ हमें बताई गई कि जो फोर्स है बच्चों, अब देखें ये सारे डायरेक्शन वेक्टर्स हैं, ये सारे हमारे पास जो रेडियस वेक्टर जिसे बोल सकते हैं, ये आर है, ये भी आर है यहाँ पे। बच्चों यहाँ पे हमें एक चीज़ बताई गई है कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली वेरी कर रही है टू आर। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, देखिए, क्योंकि डायरेक्टली वेरिंग एज द डिस्टेंस, और ये जो हमारे पास आर होगा ये डिस्टेंस वेक्टर को ही शो करता है। तो यहाँ से फिर हम लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू, बल्कि जहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं माइनस के स्केयर आर। और अब देखें ये हमारे पास जो के स्केयर है बच्चों, ये तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया, और जो नेगेटिव आया है ये इस वजह से कि ये फोर्स अट्रैक्टिव है। अगर ये फोर्स रिपल्सिव होगी तो उसके लिए पॉजिटिव का साइन आएगा, और अगर फोर्स अट्रैक्टिव होगी तो उसके लिए बच्चों नेगेटिव का साइन आएगा। ये वाली इक्वेशन let xy be the plane of the orbit, the central force per unit mass is given by F is equal to minus k square r आ गया आपके पास।
where k square is constant of proportionality and the negative sign is due to the attractive force directed toward the origin. ठीक है, using कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। इक्वेशन नंबर 1 जो है वो बच्चों उसकी फॉर्म ये हो जाएगी। अब ये जो x के ऊपर 2 डॉट आ रहे हैं इसका मतलब है डी स्केयर एक्स ओवर डी टी स्केयर, और y के ऊपर जो दो डॉट आ रहे हैं इसका मतलब है डी स्केयर वाई ओवर डी टी स्केयर। एफ बच्चों ये हमारे पास, क्योंकि f को हम इस तरह से लिख सकते हैं माइनस के स्केयर इंटू आर, इसके इक्वल है एक्स आई प्लस वाई जे के इक्वल है। ठीक है जी। अब इनका आप कंपैरिजन करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस के स्केयर एक्स और वाई डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस के स्केयर वाई। एक्स डबल डॉट प्लस के स्केयर एक्स इज इक्वल टू 0, वाई डबल डॉट प्लस के स्केयर वाई इज इक्वल टू 0। और जो ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको थोड़ा क्लियर रहना चाहिए कि r किसके इक्वल है, एक्स आई प्लस वाई जे। तो हमने f को ये कैसे लिख लिया, देखिए बच्चों हमारे पास r किसके इक्वल है, एक्स आई प्लस वाई जे। तो अगर हम यहाँ से वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या होगी, एक्स डॉट आई प्लस वाई डॉट जे के इक्वल होगी। और अगर यहाँ से हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, एक्स डबल डॉट आई प्लस वाई डबल डॉट जे के इक्वल होगा। अब फोर्स हमारे पास किसके इक्वल होती है बच्चों, एम ए के इक्वल होती है। तो यहाँ से अगर हम कोई यूनिट मास का पार्टिकल ले लें तो एफ किसके इक्वल हो जाएगा, 1 इंटू ए के इक्वल हो जाएगा। तो एफ किसके इक्वल आ जाएगा, ए हमारे पास क्या है, एक्स डबल डॉट आई प्लस वाई डबल डॉट जे के इक्वल आ जाएगा। बच्चों इस तरह से हम एफ को इसके इक्वल ले सकते हैं और इसके बाद कंपैरिजन करके इस तरह की इक्वेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपके पास 2 डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं और डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर आप काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। तो इनका सोल्यूशन हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी आपके पास डी स्केयर एक्स ओवर डी टी स्केयर प्लस के स्केयर एक्स इक्वल टू 0 है, और चाहिए आपके पास डी स्केयर वाई ओवर डी टी स्केयर प्लस के स्केयर वाई इज इक्वल टू 0। अब मैं इसके सोल्यूशन पे तो नहीं चाहूँगा कि किस तरह से आपने फाइंड आउट किया, आपने काफ़ी कुछ पढ़ा है। बहरहाल हमने इसका सोल्यूशन लिख लिया, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस के टी प्लस बी साइन के टी एंड y इज इक्वल टू सी कॉस के टी प्लस डी साइन के टी। और बच्चों ये हमारे पास ए बी सी डी जो हैं ये कॉन्स्टेंट्स हैं, और इन इक्वेशंस को हमने थोड़ा सिंप्लीफाई करके सीधा करके लिख लिया। तो इसको हम लिख सकते हैं ए कॉस के टी प्लस बी साइन के टी, इस एक्स को इधर ले माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 एंड सी कॉस के टी प्लस डी साइन के टी माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ से हम इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो किस तरह से आपको साइमल्टेनियसली 2 इक्वेशंस को सॉल्व करना तो आता होगा, मैं आपको दोबारा थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ। आपके पास अगर इस तरह से 2 इक्वेशंस है बच्चों, ax1 प्लस by1 प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड या इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस c1 प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर इन 2 इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो किस तरह से करेंगे, x ओवर, अब देखें x के अलावा जो x पे हम हाथ रख लेंगे, x पे हम हाथ रख लेंगे और ये जो दूसरी हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो
ये किस तरह से आएगा b1, इसका देखें इसके कोफिशिएंट्स, y का कोफिशिएंट b1 है और कांस्टेंट जो है वो c2 है, तो b1 c2 माइनस b2 c1, ये आपके पास आ जाएगा बच्चों b1 c2 माइनस b2 c1 आ जाएगा आपके पास, इज इक्वल टू, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे एक नेगेटिव का साइन और उसके बाद माइनस वाई ओवर, और इस तरह बच्चों अब हम y पे हाथ रख लेंगे और यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स है a1 c2 माइनस a2 c1 आ जाएगा, इज इक्वल टू, और यहाँ पे 1 ओवर कांस्टेंट पे याद रख लेंगे a1 b2 माइनस a2 b1। इसके बाद बच्चों हम इन दोनों को अलग लिख लेंगे, यानी यहाँ से हम लिख लेंगे x ओवर b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू 1 ओवर a1 b2 माइनस a2 b1, इसको अलग लिख लेंगे और इस तरह माइनस y ओवर a1 c2 माइनस a2 c1 इज इक्वल टू 1 ओवर a1 b2 माइनस a2 b1 को अलग लिख लेंगे और वहाँ से हम x और y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। x किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास b1 c2 माइनस b2 c1 ओवर a1 b2 माइनस a2 b1, ये आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालें तो बच्चों ये नेगेटिव की वजह से ये साइन चेंज कर देंगे हम, तो इसको हम लिख सकते हैं y इज़ इक्वल टू a2 c1 माइनस a1 c2 ओवर a1 b2 माइनस a2 b1। इस तरह से हम इसको x और y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस यहाँ पे हमारे पास x और y की जगह पे cos kt और sin kt है, तो उनको भी हमने इसी तरह से सॉल्व किया है। तो बच्चों ये सोल्यूशन करने के बाद इनका सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिए। देखें cos kt इज इक्वल टू dx माइनस बी वाई bc माइनस ad आ गया और sin kt इज इक्वल टू cx माइनस ay ओवर bc माइनस ad आ गया। अब बच्चों यहाँ पे उन्होंने एक मिस्टेक की है, यहाँ पे माइनस उन्होंने यहाँ लगाना था और यहाँ लगा दिया, तो उसकी वजह से आगे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आगे जाके ये इसमें चेंजिंग तो होगी, जाहिर है। देखें cos kt की तो वैल्यू वही आएगी, लेकिन sin kt की वैल्यू क्या आएगी, ये जो माइनस है इधर नहीं आएगा, तो यहाँ पे cos kt की वैल्यू होगी dx माइनस बी वाई और नीचे आएगा ad माइनस bc आएगा, और इधर sin kt की वैल्यू क्या आएगी वो जो cx माइनस ay और नीचे यही आएगा bc माइनस ad। लेकिन जब हम स्केयरिंग करेंगे तो चूँकि स्केयरिंग के अंदर इसको हम दोबारा से इसको भी हम bc माइनस ad, इसको भी bc माइनस ad, क्योंकि ये तो ad माइनस bc था, माइनस कॉमन लेंगे तो वो स्केयर की वजह से माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो ये जो ad माइनस bc है cos kt की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आई है dx माइनस बी वाई ओवर ad माइनस bc। तो वो जो नेगेटिव कॉमन लेंगे तो उसका स्केयर करने से नेगेटिव ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपने ये इस चीज़ का ख्याल रखना, जैसे मैंने आपको बताया है वैसे आपने सॉल्व करना है। वैसे इसका सोल्यूशन क्या आएगा, cos kt इज इक्वल टू dx माइनस बी वाई ओवर ad माइनस bc और sin kt की वैल्यू यही आएगी। उसके बाद हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया स्केयरिंग एंड एडिंग, और उसके बाद बच्चों हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। ये किस तरह आई है, हमने इसको यहाँ पे स्केयर अलग अलग कर लेंगे और एलसीएम ले लेंगे और उसको इधर ले आएंगे और साइंस कॉस के टी प्लस साइंस स्केयर के टी ये 1 हो जाएगा, और इस तरह से हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं विच इज़ द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट एन इलिप्स, ठीक है, और ए बी सी डी आर कॉन्स्टेंट्स, और यही हमने प्रूव करना था कि जो ऑर्बिट होगा इसका वो हमारे पास एक इलिप्टिक ऑर्बिट होगा। तो ये 2 थ्योरम आप लोग करें, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।